अगर आप पुणे में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये द अल्टीमेट पॉडकास्ट है आपके लिए। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे पुणे की रियल एस्टेट ग्रोथ और आने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के बारे में। सब्सक्राइब करें इनसाइडर ओपिनियन को और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें हमारी इनसाइडर कम्युनिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पुणे के रियल एस्टेट का लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले एक रेप्यूटेड बिल्डर हैं रोहन करन इंफ्रा। और आज हम बात करेंगे रोहन करन इंफ्रा के डायरेक्टर मिस्टर रोहन काले से। वेलकम मिस्टर रोहन। हेलो प्रतीक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पर इनवाइट करने के लिए। और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू रोहन। रोहन, आज पुणे के एरियाज की हम बात करेंगे, लेकिन मैं एक अलग सवाल से शुरू करूंगा। आप शायद अग्री करेंगे कि पुणे मुंबईकर्स के लिए एक सेकंड होम जैसा है। क्या ये सिर्फ पुणे के अच्छे मौसम की वजह से है या फिर पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की अच्छी पोटेंशियल की वजह से भी है? देखिए प्रतीक, आपका आंसर आपने खुद ही दे दिया है। दोनों रीजंस है उसके लिए। एक तो पुणे का वेदर बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा रहता है पुणे में। और दूसरी बात, जो ग्रोथ आपने मेंशन की, स्पेशली जो एरियाज आपने कहे, वाकड़ एंड हिंजवड़ी, दोनों एरियाज मुंबई से अच्छे खासा एक्सेसिबल है। और इन रिसेंट टाइम्स आप देखेंगे तो टुवर्ड्स मुंबई काफी अच्छा डेवलप हो रहा है, और मुंबई की तरफ से पुणे की साइड में एक्सपांशन काफी अच्छा हो रहा है। सो मुंबई के मार्केट में तो मेरा जानकारी ज्यादा नहीं है, बट पुणे मार्केट, वाकड़, हिंजवड़ी, दीज एरियाज पिछले 5 सालों में, जब से कोविड आया तब से लेकर आज तक लगभग 5 साल हो गए। इन 5 सालों में द प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव ग्रोन बाय अराउंड 50%, मोर देन 50% इन दिस पॉकेट्स। सो इसके लिए आपको जो तेजी देखने को मिलती है, इन एरियाज का ज्यादा नाम सुनने को मिलता है। तो यस, 50% से ज्यादा पिछले 5 सालों में ग्रोथ है इन सेक्टर्स में। अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन में भी कि पुणे की जो रियल एस्टेट ग्रोथ है उसने कोविड के बाद से एक अलग ट्रेजेक्टरी ही ले ली है ना? और आप बता रहे हैं राइट। कि 50% से ज्यादा रियल एस्टेट मार्केट कुछ एरियाज में बढ़ भी गया है। तो चलिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज की अब बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। कौन से पुणे के ऐसे एरियाज हैं जो जल्दी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से? देखिए प्रतीक, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दो तीन कैटेगरीज है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। एक तो पुणे मेट्रो हो गया। सो पुणे मेट्रो का काम लगभग आज की तारीख में 70 से 80% पूरा हो गया है। दो रूट्स ऑपरेशनल भी है। सो ये मेट्रो के अलोंग जितना कॉरिडोर है, वहां पे अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। फिर देर इज इनर रिंग रोड एंड आउटर रिंग रोड, जो अभी उसका काम फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का काम चल रहा है। आउटर रिंग रोड का लगभग अच्छा खासा लैंड एक्विजिशन भी पूरा हो चुका है। सो ये फ्रिंज एरियाज में मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए, बजट हाउसिंग के लिए अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अच्छा खासा होता है, वेदर इट्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी यूनिट्स, सो ये जो पॉकेट्स में आपको डेवलपमेंट है, वहां पे आपको अच्छा खासा ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द स्क्वायर फुटेज, ओवरऑल डेवलपमेंट इन दैट एरिया। और बिकॉज एरिया अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस भी नेचुरली वैसे वैसे ऊपर जाएंगे वहां। अच्छा, तो क्या हम एक ब्रॉडर टर्म्स में आप बता सकते हैं हमें कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट पुणे, है ना, रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से कैसा राइट। करेंगे? राइट। सो मेट्रो सर्विसेज इज समथिंग जो पूरे पुणे में फैल रहा है। जो भी एग्जिस्टिंग मेट्रो रूट्स है, वो थोड़ा सा फ्रिंज एरियाज भी, बाहर की साइड में भी एक्सपांशन हो रहा है। सो मेट्रो के रूट के अलोंग एक्सपांशन होगा। बट आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर बात करेंगे, सो मेरे ख्याल से जो वेस्टर्न साइड का मार्केट है, दैट इज वेरी मच एक्सेसिबल टू जो आईटी पार्क्स है यहाँ पे, और जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है पुणे का। सो वहां से इनका एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा है। सो वेस्टर्न मार्केट्स में ग्रोथ अच्छा रहेगा। वेस्टर्न मार्केट में आपका बानेर, बालेवाडी, मान, म्हाळुंगे, रावेत, वाकड, देन ताथवडे, पुनावळे, किवळे, सो ये मार्केट्स में आपका ग्रोथ बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से जो एमआईडीसी है पुणे में, वो उसके वजह से चाकन और तळेगाव की जो एमआईडीसी है, उसके वजह से आपका आळंदी, देहू, मोशी, चरोली, इन एरियाज में अच्छा खासा ग्रोथ रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ईस्टर्न साइड वाले जो मार्केट्स है, ईस्टर्न साइड में जो भी आईटी का डेवलपमेंट हो रहा है, खराडी, वाघोली, ये एरियाज में, विमान नगर में, इसके वजह से विमान नगर, खराडी, वडगाव शेरी, हडपसर, विमान नगर, वाघोली, धानोरी, लोहगांव, इन एरियाज में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड जो ये बेसिकली पुणे के 3 साइड्स हो गए। और साउथ साइड का मार्केट फिलहाल के आज की तारीख में थोड़ा सा डॉर्मेंट है, मैं कहूंगा।
बट जैसे ही नए एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, अभी रिसेंट कुछ अनाउंसमेंट देखेंगे आप तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी एग्रेसिव तरीके से इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि 2029 तक ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। सो अगर उस पे काम अच्छे से शुरू हो जाता है, लैंड एक्विजिशन अच्छे से हो जाता है, सो देर इज अ गुड चांस कि आप जो सदर्न सेक्टर है पुणे का, वहां पे आप वेयर हाउसिंग प्लस रेसिडेंशियल दोनों की अच्छी ग्रोथ आप दे सकते हैं। थैंक यू रोहन, ये बहुत अच्छी इंसाइट आपने दी, स्पेसिफिक एरियाज भी बताए हमें। तो रोहन, पुणे में 2025 में और उसके बाद कौन से ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनके आसपास नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स प्लान होंगे? तीन चार चीजें हैं जो पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से और फर्दर रियल एस्टेट बूम के हिसाब से बहुत मायने रखती है। पहला तो हो गया आपका मेट्रो लाइंस, जो अभी फिलहाल पुणे में 3 मेट्रो लाइंस है। सो ये 3 मेट्रो लाइंस आपके हिंजेवाड़ी टू शिवाजी नगर, ये एक मेट्रो लाइन हो गया, दूसरा चांदनी चौक टू रावेत दूसरा मेट्रो लाइन, और तीसरा पीसीएमसी टू स्वारगेट। तो इनमें से जो चांदनी शिवाजी नगर हिंजेवाड़ी वाला जो रूट है उसमें कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट है। चांदनी चौक टू रावेत वाला जो है उसमें भी अच्छा खासा डेवलपमेंट है, और पीसीएमसी स्वारगेट उसमें भी लगभग अच्छा खासा काम हो चुका है। अभी इनके एक्सटेंशन की बात चल रही है हमारी। सो जैसे ही ये मेट्रो लाइंस एक्सटेंशन होगा और बहुत एरियाज इसमें कवर हो जाएंगे, और इनके अलोंग जो भी रियल एस्टेट है वो अच्छा खासा ग्रो करेगा। जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज है, चांदनी चौक टू रावेत और आपका पीसीएमसी टू स्वारगेट, सो यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा डेवलपमेंट है। सो ये मेट्रो लाइंस के अलोंग आपका रीडेवलपमेंट का अच्छा स्कोप है। जो हिंजेवाड़ी टू शिवाजी नगर जो मेट्रो रूट है उसके अलोंग वाकड़, बालेवाड़ी, हिंजेवड़ी, ये एरियाज में देर आर सम वेकेंट लैंड पार्सल्स, यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है। सो एक तो हो गया आपका मेट्रो लाइंस का कनेक्टिविटी, इसके अलोंग अच्छा खासा आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पे आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला, रिंग रोड्स। रिंग रोड्स पुणे में 2 रिंग रोड्स प्लान्ड है, एक आउटर रिंग रोड है, एक इनर रिंग रोड है। सो आउटर रिंग रोड पे ऑलरेडी अच्छा खासा लैंड एक्विजिशन हो चुका है। द कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स हैव बीन अवॉर्डेड टू द रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स। तो उसके ऊपर बहुत जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। सो ये जो भी फ्रिंज एरियाज है पुणे के, पूरे तरह से वो सर्कल करेगा। और जो फ्रिंज एरियाज है यहाँ पे, जो बजट हाउसिंग का है, वहां पे वो डिमांड अच्छा खासा होने वाला है, और ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा देर आर फ्यू एलिवेटेड रोड्स विच आर बीइंग प्लान। आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो नगर रोड है, वो नगर रोड पे बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। सो वहां पे एक एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान हो रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की तरफ से। सो वो एक एलिवेटेड कॉरिडोर, और दूसरा है चाकन एमआईडीसी वाला रोड, जहां वो पुणे से बाहर जाने के लिए, नासिक वगैरह जाने के लिए रोड ये ज्यादा यूज होता है। सो वो भी रोड आज की तारीख में देखेंगे आप तो स्पेशली जो आपके बिजनेस आवर्स रहते हैं सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, पीक आवर्स, तो वो समय बहुत ट्रैफिक रहता है इन एरियाज में। अगर ये एलिवेटेड रोड जैसे प्लान किया गया है वैसे कंप्लीट हो जाता है, सो आपको बहुत सारा ट्रैफिक का कंजेशन जो है वो फ्री हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज की पुणे सिटी के लिए बढ़ जाएगी। तो रोहन, आपकी कंपनी ने 35 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स किए हैं पुणे में, टोटलिंग अराउंड 3 मिलियन स्क्वायर फीट इन पुणे। तो आपको इस बात का तो एक्सपीरियंस है ही कि जितने प्लान्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के और जो रियलिटी होती है उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है। तो आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के प्लान बताए, है ना, तो आपको रियलिस्टिकली क्या लगता है कि कितने सालों में ये सब हो पाएगा? देखिए प्रतीक, दो चीजें मेरे ख्याल से, तीन चीजें इन चीजों के लिए मेरे ख्याल से बहुत मायने रखती है। एक तो लैंड एक्विजिशन हो गया, जो फर्स्ट है। अगर आपके पास लैंड रहेगा ये प्रोजेक्ट्स पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो बाकी के प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से हो जाता है। सो द बेसिक क्वेश्चन इज कि आपका लैंड एक्विजिशन हो रहा है क्या। सो आपको पहले ये चीज देखनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग इज, क्या आपके पास सारे क्लियरेंसेस है। बहुत बार देर आर एनवायरमेंटल इश्यूज, सब लोकल इश्यूज, या फिर कुछ और परेशानियां लोकल लेवल पे आ जाती है। सो क्या आपके पास सारे क्लियरेंसेस है। वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट आज की तारीख में काफी अच्छी तरीके से फास्ट ट्रैक एक्सपेडाइट कर रहा है। सो मेरे ख्याल से वो उतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज है, क्या आपके पास फंड्स है ये सारी चीजें करने के लिए। जैसे कि आप रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं, जीएसटी कलेक्शंस, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शंस, इनकम टैक्स कलेक्शंस, एवरीथिंग इज ग्रोइंग एट extremely good rate. So I don't think funds is a major issue for the government authorities. बस लैंड एक्विजिशन का अगर मसला अच्छी तरीके से पीसफुली
अगर ये हल हो जाता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स है वहां पे हल भी हो चुका है। तो जैसे जैसे हल होता जाएगा वैसे वैसे मेरे ख्याल से वो प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। हाँ, ये बात तो आपने सही बोली। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आई थिंक ये ज़रूर सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से कंप्लीट हो जाने चाहिए। अच्छा, मैं पुणे और मुंबई की कनेक्टिविटी की स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ। तो पुणे-मुंबई कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? पुणे की इकोनॉमी के लिए भी और पुणे के रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी। तो पुणे-मुंबई कनेक्टिविटी के लिए कुछ स्पेसिफिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं क्या? मैं थोड़ा सा आपको प्रतीक, मैं भूतकाल में थोड़ा सा लेके जाऊंगा। वी विल रिवाइंड द क्लॉक 25-30 इयर्स बैक। जब अपने जो अभी हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, एट दैट टाइम ही वाज स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और वो टाइम पे उनके नेतृत्व में वो हाईवे पूरा हो गया जो पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं कंट्री का, फर्स्ट एक्सप्रेस वे कंट्री का। तो वो टाइम पे वो पूरा हो गया एंड सडनली पुणे एंड मुंबई वर ब्रॉट अ लॉट क्लोजर। जो आपको पुणे से मुंबई ट्रैवल करने के लिए 7 से 8 घंटे लगते थे पहले, वो टाइम आपका 2.5 घंटे के 3 घंटे के आपके आसपास आ गया। सो दैट वाज अ मेजर बूस्ट विच हैपेंड 25-30 इयर्स बैक। वो एक मेजर अनलॉकिंग हो गया। आज की तारीख में आप देखेंगे लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर अंडर द ब्रिज, बहुत समय निकल चुका है। पॉपुलेशन ग्रोथ मुंबई का भी और पुणे का भी बहुत बढ़ चुका है। नेचुरली ट्रैफिक भी ऑन द पुणे मुंबई एक्सप्रेस है वो काफी बढ़ गया है। आप वीकेंड्स को देखेंगे तो जो घाट सेक्शन है पर्टिकुलरली लोनावला का, वहां पे अच्छा खासा ट्रैफिक जाम होता है। और मुंबई की तरफ देखेंगे, जैसे आप मुंबई में एंट्री करते हैं तो अच्छा खासा जाम हो जाता है। सो मुंबई में आज की तारीख में आप देखेंगे अटल सेतु और ईस्टर्न फ्रीवे, इन दोनों की वजह से पुणे के लिए मुंबई का जो फोर्ट एरिया टाउन एरिया है उसका एक्सेस बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव हो चुका है। जहां पनवेल पे जब एक्सप्रेसवे खत्म होता है वहां आगे जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता था, आज वो डिस्टेंस आप 30 मिनट्स में क्रॉस कर सकते हैं। सो वहां पे लगभग 1 घंटे का आपका बचत हो रहा है। अच्छा, ये है कोई एक बात। दूसरी बात, लोनावला इटसेल्फ, जहां पे मैंने अभी बताया था कि वीकेंड्स को अच्छा खासा ट्रैफिक जाम होता है, हॉलीडेज के टाइम पे अच्छा खासा ट्रैफिक जाम होता है। सो वहां पे एक मिसिंग लिंक नाम का एक प्रोजेक्ट वहां पे हो रहा है। सो बेसिकली उससे क्या करेंगे, जो भी आपका घाट सेक्शन है, वो घाट सेक्शन आपका पूरा एक बाईपास सर्जरी आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। वो बाईपास सर्जरी वो घाट सेक्शन का होने वाला है। उसके वजह से जो भी ट्रैफिक कंजेशन है स्पेशली ऑन द वीकेंड्स, वो कम होने में बहुत ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स होंगे। सो जो पुणे मुंबई की इंटीग्रेशन की बात है, जहां पे लोकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग तो उसको पुंबई बोलते हैं, पुणे एंड मुंबई दोनों को अगर मिला दे तो वो पुंबई हो जाता है। सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से आपको जो भी पुणे और मुंबई के बीच में जो भी एरियाज है, स्पेशली नियर टू द सिटी, आपको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एयरपोर्ट भी आ रहा है नवी मुंबई में, सो दैट विल ऑल्सो अगेन इम्प्रूव द कनेक्टिविटी टू द पुणे सिटी। तो दीज आर द थिंग्स मुझे लगता है जिनकी वजह से इन एरियाज में आपको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। हुँ। थैंक यू रोहन। और नितिन गडकरी जी को कौन नहीं जानता, एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया हैं वो। तो अच्छा किया, अच्छा आपने बताया कि जो पुणे-मुंबई का ग्रोथ है और जो कनेक्टिविटी है, वो उन्होंने ही शुरू की थी और अब आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में वो कैसे हाईवे बना रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया को। मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगा और स्पेसिफिक एरियाज़ की बात करते हैं। मेट्रो एक्सपेंशन, तो आपकी कंपनी रेजिडेंशियल में भी है और कमर्शियल रियल एस्टेट में भी है, और मेट्रो एक्सपेंशन अनडाउटली कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करेगा। तो मेट्रो एक्सपेंशन और अपकमिंग रिंग रोड्स की वजह से कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने वाली है? स्पेसिफिक एरियाज की बात की जाए तो मैंने अभी जैसे बोला कि जो भी वेकेंट लैंड पार्सल्स है वो वाकड़, बालेवाड़ी, हिंजवड़ी, इन एरियाज में अच्छे खासे वेकेंट लैंड पार्सल्स है। सो इन एरिया में आपको स्पेसिफिकली अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर एरियाज है वो ऑलरेडी अच्छे खासे डेवलप्ड है। तो उनके अलावा आपको अच्छा खासा रीडेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ एफएसआई, और एफएसआई का रिलेटेड जो कॉस्ट है, सो उसमें अच्छा खासा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीडेवलपमेंट फिजिबिलिटी बढ़ जाता है। तो इन रूट्स के अलॉन्ग आपको रीडेवलपमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सो इफ यू कुड बाय अ प्रॉपर्टी in in a building, old building which is developed somewhere in 90s or early 2000s, जहां पे आपको कोई सेकंड थर्ड ओनरशिप वाला कोई यूनिट मिल जाता है अच्छे दामों में, और जहां पे
सोसाइटी का स्ट्रक्चर अच्छा है, सोसाइटी मेंबर्स आर पॉजिटिव अबाउट द सोसाइटी बीइंग रीडेवलप्ड, तो वहां पे भी आपको पैसा कमाने का, प्रॉपर्टी अप्रिसिएट होने का अच्छा चांस है। मैं पुणे का थोड़ा लाइफस्टाइल की बात करूंगा। जब हम रेजिडेंशियल इंटीग्रेटेड होम्स की बात करते हैं, बड़े रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें लाइफस्टाइल कैसा होता है पुणे में? क्या भी लश ग्रीन सोसाइटीज होती हैं? क्या फैसिलिटीज होती हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए प्रतीक, अगर आप इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स की बात करेंगे तो टिपिकली आपको देखने को मिलेगा कि जो सोसाइटी के अंदर का मेंटेनेंस है, बिकॉज इट इज प्राइवेटली कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी मेंबर्स, तो वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकता है। उसमें जो भी आपको एनवायरमेंटल नॉर्म्स होते हैं वो आपको बिल्डर को पूरे करने करने पड़ते हैं। सो द बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है टाउनशिप्स का, तो वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट की तरफ उसका झुकाव ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी एफिशिएंसी अच्छा आता है, आपका मेंटेनेंस के मामले में एफिशिएंसी अच्छा आता है, और जो भी एरिया है आपको वो डे टू डे लिविंग के लिए वो अच्छा खासा हो जाता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड टाउनशिप होने की वजह से आजू बाजू में स्कूल्स भी अच्छे होते हैं, सो आपको वो भी ट्रैवलिंग टाइम अच्छा खासा बच जाता है। सो ओवरऑल इंटीग्रेटेड टाउनशिप इज द वे फॉरवर्ड। गवर्नमेंट भी उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड की बिकॉज ऑफ दिस जो भी लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, एंड उनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन भी अच्छा हो जाता है, सो देयर इनकम ऑल्सो गोज अप और हेडेक कम हो जाता है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द रेसिडेंट्स एज वेल एज द गवर्नमेंट, एंड बिल्डर का तो खैर अच्छा होगा ही। जी, ज़रूर। तो रोहन, आपने आईटी कंपनीज़ की बात की, कॉर्पोरेट्स की बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पुणे में ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके कैंपसेस हैं बड़े-बड़े। लेकिन कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, नए स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ आईटी कॉरिडोर्स प्लान हो रहे हैं? और ऑब्वियसली इससे प्रॉपर्टी प्राइसेज़ में कितना जंप आने का चांस है? प्रतीक, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि हिंजेवड़ी फेज 3, सो राजीव गांधी आईटी पार्क जो है, जिसको हिंजेवड़ी एरिया का नाम है, उसका आप बोल सकते हैं। सो वो गवर्नमेंट की तरफ से प्लान किया गया था इन द 90, जब ये आईटी का बूम आ रहा था। तब ये गवर्नमेंट की तरफ से प्लान किया गया था, इसको काफी सारे इंटेंसिव्स देके वो टाइम पे ऊपर उठाया गया था। उसके बाद से जो भी है डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इसी एरिया में हो रहा है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, अभी फेज 4 की भी बात चल रही है। सो ये तो हो गए गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स होने की बात। Apart from that, there is lot of activity happening from the private developers themselves. Government gives some incentives to the developers as well as to the industries कि आप यहाँ पे आइए, थ्रू प्राइवेट एफर्ट्स आप आईटी पार्क सेटअप कीजिए, एंड वी विल गिव यू सम इंसेंटिव्स व्हेन इट कम्स टू, लेट्स से आपका स्टैम्प ड्यूटी में इंसेंटिव्स मिल जाता है। आपका जो पावर कंजम्पशन इज अ मेजर थिंग फॉर एनी आईटी कंपनी और कॉर्पोरेट कंपनी, तो उसमें अच्छी खासी सहूलियत मिल जाती है। जो आपको रेट्स है वो इंडस्ट्रियल रेट पे मिलता है, ना कि आपको कमर्शियल रेट पे आपको बिजली मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, और जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह है उसके वजह से गवर्नमेंट को भी अच्छा कलेक्शन हो जाता है, वो जो कुछ रिबेट के मामले में है वो वापस उनको दे सकते हैं। सो द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग आईटी पार्क्स थ्रू प्राइवेट डेवलपमेंट। सो आप आज की तारीख में देखेंगे बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर्स ऐसे हैं जो 1 मिलियन स्क्वायर फीट एंड अबव के आईटी पार्क्स पुणे सिटी में प्लान कर रहे हैं। जो स्पेसिफिक एरियाज की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न साइड में आपको बानेर, बालेवाड़ी, वाकड़, हिंजेवाड़ी, रावेत, इन एरियाज में आपको आईटी पार्क्स की ग्रोथ अच्छे देखने को मिलेगी। ईस्टर्न साइड पे आप देखेंगे तो खराड़ी, विमान नगर, हड़पसर, वाघोली, इन एरियाज में आईटी पार्क्स की ग्रोथ आपको अच्छे से देखने को मिलेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन एरियाज का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ जाता है। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ता है, नेचुरली लोग वहां पे रहने के लिए आएंगे, किसी को ज्यादा कम्यूट करना नहीं है। सो इन एरियाज में रेसिडेंशियल प्राइसेस की ग्रोथ भी अच्छे से हो पाएगी। ओके, थैंक यू रोहन। क्योंकि हम कॉर्पोरेट्स और आईटी पार्क्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा एयरपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। तो नया पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो प्लान हो रहा है, आई थिंक काफी साल से उस पे एफर्ट चल रहा है, काफी साल से उस पे काम भी चल रहा है। बट इसका क्या प्लान है? और ऑब्वियसली फिर मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा कि इसकी वजह से कौन से ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज हैं जिनकी ग्रोथ होगी? देखिए, अगर हाल फिलहाल के टाइम में गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से आप स्टेटमेंट्स अगर देखेंगे, दे आर वेरी कीन एंड वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ पुणे एयरपोर्ट। देखिए, पुणे का जैसे आपने शुरू में बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा है, आपका मौसम अच्छा है, पुणे का मुंबई से कनेक्टिविटी अच्छा है,
वन मेजर थिंग दैट इज लैकिंग इन पुणे इज अ डेडिकेटेड एयरपोर्ट। जो अभी पुणे में फिलहाल का एयरपोर्ट है, दैट इज ऑपरेटेड बाय द एयरफोर्स। सो वो एयरफोर्स की तरफ से सिविल एविएशन के लिए वो ऑन एंड ऑफ वो दिन में यूज किया जाता है। बट अगर एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है, जो भी सो लॉन्ग ड्यूरेशन जो भी फ्लाइट होती है, जो आपका बोइंग 787 या फिर एयरबस 350, ऐसी बड़ी विमान यहाँ से उड़ान भर सकेगी। कार्गो एयरपोर्ट्स, कार्गो एयरप्लेन्स यहाँ से उड़ान भर सकेंगे। सो द गवर्नमेंट इज वेरी कीन, और इसके वजह से जो एक पोटेंशियल है पुणे का, वो अनलॉक हो पाएगा। एंड गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आती है कि ये ऐसी चीजें हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी कीन एंड वेरी एग्रेसिव ऑन दिस फ्रंट। और अगर मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट 2029 तक 30 तक अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, जो भी सदर्न साइड के मार्केट्स है आपके, आपका धायरी, अंबेगाव, कात्रज, उरळी, उरळी कांचन, वडकी, ये जो पूरा सदर्न बेल्ट है आपका, ये बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा वेयर हाउसिंग का एक्टिविटी होता है। और अगर कार्गो एयरपोर्ट का भी वहां पे एक्सटेंशन अच्छे से हो पाता है, अपार्ट फ्रॉम द पैसेंजर एविएशन, तो ऑलरेडी अच्छा खासा वेयर हाउसिंग का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रेसिडेंशियल एरियाज का भी जो बजट हाउसिंग का डिमांड है, वो अच्छे खासे तरीके से बढ़ सकता है। और जो मेजर कनेक्टिविटी है, एक तो जो आपका वडकी वडकी गोरळी कांचन साइड से एक रोड पुणे को कनेक्ट होता है, और दूसरा बैंगलोर हाईवे की तरफ से पुणे एयरपोर्ट को कनेक्ट होता है। सो ये दोनों चीजें, बिकॉज ऑफ द अपकमिंग पुरंदर एयरपोर्ट, इन रोड्स के अलोंग आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। क्योंकि एयरपोर्ट्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो आपने बताए, उनसे प्राइस इंक्रीज तो होता ही है, वो हम बात कर ही रहे हैं उसकी। लेकिन मैं स्पेसिफिक्स में जाना चाहूंगा, मिड रेंज और हाई एंड प्रोजेक्ट्स का पुणे में पर स्क्वायर फीट प्राइस रेंज अभी क्या चल रहा है? और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अगर वो आ जाता है तो परसेंटेज वाइज कितना बढ़ने की उम्मीद है? देखिए प्रतीक, आपने रेट्स की बात छेड़ी है, सो मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं। जो भी मैं रेट्स बोलने वाला हूँ, वो मैं रेरा की टर्मिनोलॉजी, रेरा कारपेट एरिया की टर्मिनोलॉजी में बोलूंगा। आपने बात की कि हाई एंड प्रोजेक्ट्स, सो आप देखेंगे हाई एंड प्रोजेक्ट्स सिटी एरियाज में, जो भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है पुणे का, प्रभात रोड, डेक्कन एरिया जो है, कोथरूड है, यहाँ पे, या फिर कोरेगा पार्क है, यहाँ पे आपको हाई एंड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे टिपिकली। और यहाँ पे पर स्क्वायर फीट रेट, कारपेट पर स्क्वायर फीट कारपेट रेट 20 से 25 हजार रुपए आपको देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाई एंड प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो कमिंग अप इन अ लिटिल बिट फर्दर अवे फ्रॉम दैट। जैसे बानेर बालेवाड़ी हो गया वेस्टर्न पॉकेट्स में, ईस्टर्न साइड पे आपका मे बी कल्याणी नगर, विमान नगर हो गया। सो इन एरियाज में आपको रेट देखने को मिलेगा करीब करीब 12 से 15 हजार रुपए स्क्वायर फीट के रेंज में। ये हो गया आपके अपर सेगमेंट की बात। आप अगर मिड रेंज में आते हैं, सो मिड रेंज में आपको करीब करीब मेरे ख्याल से 10 से 11 हजार रुपए स्क्वायर फीट के रेट पर एक मिड रेंज का अच्छा खासा प्रोजेक्ट आपको सिटी एरियाज, सिटी लिमिट्स में आपको मिल जाना चाहिए। और अगर थोड़ा सा फ्रिंज एरियाज में जाते हैं, अवे फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियाज, जो पीएमआरडीए पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उनके अगर आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पे आपको 7-8 हजार रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको अच्छा स्कीम मिल जाना चाहिए विद गुड स्पेसिफिकेशंस। हमने प्राइस पर स्क्वायर फीट की तो बात कर ली, तो ये तो प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो गई। अब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अगर उसको इन्वेस्टर्स को काम पे लगाना है और रेंटल मार्केट में डालना है, तो रेंटल मार्केट कैसी है पुणे की? डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? और एवरेज रेंटल इनकम, ऑक्यूपेंसी रेट्स, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए प्रतीक, हाल फिलहाल के टाइम में अगर आप देखेंगे, तो जो भी प्रॉपर्टीज पुणे मार्केट में बेची जा रही है, मोस्ट ऑफ देम, आई वुड से 70 to 80% ऑफ देम टेंड टू बी एंड यूजर सोल्ड प्रॉपर्टीज। सो उसके वजह जो खुद के लिए आदमी खरीदे, वो रेंट पे तो चढ़ाएगा नहीं। बट जो थोड़े बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदते हैं, सो और पुणे में माइग्रेशन अच्छा खासा हो रहा है, कोई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए पुणे आ रहा है, तो वो इतना प्रॉपर्टी खरीदने के सोचने के एंगल से देखते नहीं। शुरू में जब इंसान आता है, पुणे माइग्रेट होता है, तो वो रेंट पे ही रहने की शुरू में सोचता है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी नए प्रॉपर्टीज बेचे जा रहे हैं, उसमें रेंटल की संभावनाएं कम है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग इन पुणे।
और बिकॉज ऑफ दैट पिछले आप 2-4 सालों में देखेंगे तो जो रेंटल यील्ड की बात की जाती है, तो वो रेंटल यील्ड अच्छा खासा बढ़ा है पुणे में। सो आई वुड से अगर कोई इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए खुद के रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर कोई देख रहा है, तो आप 2 या 3 BHK घर ले लीजिए, जो भी अभी प्रीवियसली मेंशन एरियाज थे, आईटी कॉरिडोर के अलोंग या फिर मेट्रो कॉरिडोर के अलोंग, वहां पे आप कोई घर लेंगे तो आपका ऑक्यूपेंसी वहां पे बहुत अच्छा रहेगा। मेक श्योर कि एक गेटेड कम्युनिटी हो, छोटी सोसाइटी भी हो, तो भी अच्छे खासे पढ़े लोग लिखे लोग वहां पे हो, कोई अच्छा बिल्डर उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हो। सो ये 2-4 चीजें अगर आप ध्यान में रख के इन एरियाज में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका रेंटल यील्ड अच्छा रहेगा और आपका ऑक्यूपेंसी रेट भी प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा खासा रहेगा। ओके। और आपने माइग्रेशन की बात की, ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं और वहां पे जहां पे रेंट्स हाई हैं? जी प्रतीक, अगर आप देखेंगे ना तो मेजर माइग्रेशन जो हो रहा है वो आईटी एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में हो रहा है। आईटी एंड कॉर्पोरेट सेक्टर आप देखेंगे तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आपका मेजरली फाइनेंस से रिलेटेड अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कंपनीज हैं वहां पे। बट जो मास एम्प्लॉयमेंट है वो कॉर्पोरेट्स की और आईटी सेक्टर की तरफ से आता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वेस्टर्न साइड पे आप देखेंगे बानेर, बालेवाड़ी, वाकड़, मान, हिंजावड़ी, ये एरिया में कॉर्पोरेट और आईटी सेक्टर अच्छी तरीके से आ रहा है। ईस्टर्न साइड पे विमान नगर, वडगांव शेरी, हड़पसर, वाघोली, खराड़ी, ये पॉकेट्स में अच्छा खासा आईटी एंड कॉर्पोरेट सेक्टर का डेवलपमेंट है। तो ये एरियाज में जो भी रेसिडेंशियल स्कीम्स आ रहे हैं, वहां पे ऑक्यूपेंसी, रेंटल यील्ड, ये फैक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से उभर के आ रहे हैं। ओके। थैंक यू रोहन। जब किसी भी सिटी का ग्रोथ होता है तो रियल एस्टेट मार्केट तो बढ़ता है, लेकिन उसके चैलेंजेस भी आते हैं। हमने देखा कि मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में भी हर साल या तो पानी की कमी की समस्या होती है या कभी-कभी फ्लडिंग की भी समस्या होती है। तो पुणे में ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं क्या? अनफॉर्चुनेटली यस, देर आर चैलेंजेस विच आर बिल्डिंग अप, और समय रहते अगर इनको गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया तो आने वाले समय में हम इस चैलेंज को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। सो एक तो आपकी ट्रैफिक की समस्या है जो ऑलरेडी बहुत उभर कर आ रही है। कम्यूटिंग का टाइम देख लेंगे आप, पोल्यूशन देख लेंगे, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने अभी प्रोजेक्ट्स बताए, स्पेशली द रिंग रोड प्रोजेक्ट या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट, इनकी वजह से ट्रैफिक की समस्याओं के ऊपर अच्छा खासा काम हो सकता है। अब हमारे रास्ते डिकंजेस्ट हो सकते हैं। तो इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने पानी की समस्या बताई, यस, द वाटर स्कैर्सिटी एज ऑफ नाउ मैनेजेबल है, मैनेज हो रहा है। कुछ कुछ पॉकेट्स में थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज है, बट जिस रेट पे पुणे का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस रेट पे माइग्रेशन हो रहा है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट the government pays attention to these things and increases the water supply to Pune city. इसके ऊपर काम हो रहा है। आई वुड से डिसिल्टिंग के वगैरह प्रोजेक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से की जाते हैं, बट आई वुड से इस पे और काम करने की जरूरत है। एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट will do their best to solve the problems that the city is facing. क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो बैंगलोरियंस के दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसलिए मुझे लगा मैं पूछ लेता हूँ पुणे के बारे में भी। Yes, yes, yes. फॉर्चुनेटली बैंगलोर जितना समस्या इतना बड़ा हुआ नहीं है, एंड वी आर स्टिल इन अ पोजिशन जहां पे हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं, वाटर कंसर्न सॉल्व कर सकते हैं। बस समय रहते इसको सॉल्व करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। एनआरआई इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो हम एक सेगमेंट अपने एपिसोड्स में रखते हैं एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, एनआरआई इन्वेस्टर्स कैसे पुणे के मार्केट का फायदा उठा सकते हैं? एंड आई एम श्योर कि जैसे आपकी कंपनी है मार्केट में, यू आल्सो डील विद अ लॉट ऑफ एनआरआई इन्वेस्टर्स एज़ वेल। एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए आई वुड से देयर इज अ गुड, वेरी गुड एटमॉस्फेयर। बहुत सारे होम ग्रोन टेकीज जो है आज की तारीख में, मेजरली यूएस में या फिर स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया में बहुत सारे टेकीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ पे तो है ही, बट मेजरली अमेरिका स्थित बहुत सारे एनआरआईज यहाँ पे काम करे। दुबई भी आज की तारीख में अच्छा खासा एक सेंटर हुआ है जहाँ पे अच्छी इस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है। एंड आई नो अ फ्यू इन्वेस्टर्स, मेरे अच्छे खासे कुछ दोस्त है, अच्छे खासे रिलेटिव्स भी है, और मेरे कुछ खुद के इन्वेस्टर्स भी है जो रहते यूएस में है बट पैसा प्रॉपर्टी में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड उनके लिए थोड़ा सा एक मार्केट एक्सेसिबिलिटी इज अ कंसर्न। बट अगर आप कोई अच्छा ढंग का बिल्डर आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा उसके साथ एक अच्छा अपना रैपो बना लें,
प्रेफरेबली ट्राई टू कॉन्टेक्ट ओनर डायरेक्टर हिमसेल्फ, सो दैट आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज आप यहाँ पे ग्राउंड पे है नहीं, तो आपको जो भी रियल सिचुएशन है उसका थोड़ा सा एक आइडिया इनकी तरफ से पर्सनल कमिटमेंट लेवल के पे कुछ आ जाता है. सो आई वुड एडवाइज टू द NRI investors that try to get in touch with the promoters themselves. I know it's a tall ask, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, बट एक बार वो हो जाए तो आपके आगे के जो बहुत सारे कंसर्न है बहुत अच्छी तरीके से आपके ईज आउट हो सकते हैं. एंड द इन मार्केट एनवायरमेंट इज वेरी गुड फॉर द NRIs. ओके. पुणे के सबर्ब्स की थोड़ी बात कर लेते हैं. आउटर एरियाज, तो आपने हमें कुछ एरियाज तो बताए ही. क्या ऐसे और सबर्ब्स हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ग्रो करने वाले हैं? यस, स्पेशली आप मिड इनकम हाउसिंग देखेंगे, बजट हाउसिंग देखेंगे, तो उसमें जो मैंने आउटर रिंग रोड की बात की, सो इसकी वजह से क्या होगा प्रतीक, आप देखिए कि जो नॉर्थ की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, जो साउथ की तरफ जा रहा है, तो वो सारा ट्रैफिक जो आज पुणे सिटी में इन्फ्लक्स होता है उसका, वो बाहर का बाहर चला जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस, एक तो पुणे का पोल्यूशन कम तो हो गया, वो बेनिफिट हो ही गया, बट ट्रैफिक कंजेशन बहुत ईज होगा, एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से उभर कर आएगी. सिटी एरियाज में भी आपको आना है, कहीं दूसरे तरफ जाना है शहर के, ये रिंग रोड से आप अच्छी तरीके से जा पाएंगे. एंड बिकॉज वो रिंग रोड डेवलप होगा, उसके जो 5 किलोमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिंग रोड, वो बहुत अच्छी तरीके से वो डेवलपमेंट होगा. बहुत सारे वैकेंट लैंड पार्सल्स है यहाँ पे, तो डेवलपमेंट एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे होगा, और प्राइस अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ. और ये जो पूरा रिंग रोड है, लगभग लगभग 150 किलोमीटर से भी ज्यादा इसका रनिंग लेंथ है, और ये मेरे ख्याल से 6 लेन का हाईवे होगा, नेशनल हाईवे का, मे बी इसको स्टेटस दिया जा सकता है आगे जाकर. तो और अगर मैं स्पेसिफिक एरियाज की बात करूं, तो अब हम लोग नॉर्थ से शुरू करते हैं. नॉर्थ से देखा जाएगा तो चिंबड़ी, तलवड़े, देहू रोड, रावेत, पिंपरी चिंचवड, नेरे, लवळे, पिरंगुट, देन आपका कात्रज, खेड शिवापुर, वडकी, उरड़ी, थेऊर, लोनिकंद, ये पूरा जो सर्किट है, ये सर्किट में अच्छे खासे तरीके से डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट होने की वजह से रेट्स बढ़ेंगे, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा, उसकी वजह से भी रेट्स बढ़ेंगे. और जो भी आई वुड से टियर 2 माइग्रेशन होता है, स्पेशली इन द बजट हाउसिंग सेगमेंट, तो ये एरियाज में जो भी 50 लाख एंड उससे नीचे वाले जो आज की तारीख में जो घर बिक रहे हैं, तो उसमें अच्छा खासा आपको बूम देखने को मिल सकता है. थैंक यू रोहन. और मैं अपने बैंगलोर के एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूँ कि आउटर रिंग रोड यहाँ पे आज से 15 साल पहले आउटर रिंग रोड के एरियाज ज्यादा कुछ नहीं थे, बट आज पूरा का पूरा बैंगलोर ही आउटर रिंग रोड के आसपास बसा हुआ है. करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत है. करेक्ट, करेक्ट. चलिए एक आखिरी सवाल. ओके. आपकी कंपनी 40 साल का एक्सपीरियंस रखती है पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में, और आपने करीब करीब 30,000 फैमिलीज को आज तक केटर किया है उनके ड्रीम होम्स देने में, है ना? तो आपका क्या सोचना है कि पुणे की प्रॉपर्टी मार्केट की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है जो उसको दूसरी सिटीज से अलग बनाती है? देखिए प्रतीक, मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देता हूँ. हमारी जो कंपनी है रोहन करन इंफ्रा, इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ 2 बिजनेस फैमिलीज. हम हमारी जो कंपनी है, वी आर इन द ऑपरेशन सिंस 1980s 1990s. मेजरली वी वर डीलिंग इन infrastructure projects earlier, and since past 20 years we have started also dealing in real estate projects. So Kaya Properties is my family firm, and we are operational in that segment since about 35 years almost. And Karan Group is another family firm. My partner Karan Tavre. So his family has been in the business for past again 35 odd years, and together we have developed a lot of projects in Pune city. So when the experiences come together, especially the new generation, आप देखेंगे मेरी एज ज्यादा नहीं है, करण इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, सिमिलर एज. तो बिकॉज ऑफ द बिजनेस एक्सपोजर, वी आर इन सेकेंड जनरेशन बिजनेस है, तो वी अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ बिजनेस. और जो भी यंग जनरेशन को जो चाहिए, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन उनको जो चाहिए, वी बिलीव वी आर इन अ पोजिशन टू केटर टू दैट. सो अगर आप पुणे मार्केट की यूएसपी देखें, तो सबसे बड़ी यूएसपी जो आपने शुरू में जैसे कहा था कि पुणे का मौसम बहुत अच्छा है. आप बैंगलोर का भी देखेंगे, पुणे का देखेंगे, करीब करीब मेरे ख्याल से 19-20 का फर्क रहेगा, बट मौसम बहुत अच्छा है. दूसरी तो बात है कि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, सो पुणे इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट.
तो जो एजुकेटेड पॉपुलेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है पुणे में, वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे आज पुणे में एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स है. स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड सम फ्रॉम अब्रॉड आल्सो कम टू पुणे फॉर देयर स्टडीज. उसके अलावा आप देखेंगे जो भी इंडस्ट्रीज है, पहला तो बूम जो पुणे में आया था दैट वाज ऑटो सेक्टर का बूम जो आया था आपका 70s 80s 90s में. उसके बाद 90s से आगे आप देखेंगे तो वो सेकेंड लेग ऑफ बूम था, दैट केम थ्रू आईटी. और आज की तारीख में देखेंगे तो इट इज कमिंग थ्रू योर कमर्शियल कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो. जो आप ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की बात करते हैं, तो वो आपको पुणे में अच्छी तरीके से डेवलप होते हुए आज की तारीख में देखेंगे. सो आई वुड से अच्छा मौसम, अच्छा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे में अवेलेबल, और अच्छा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. सो इन तीनों फैक्टर्स का जब संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा यूएसपी हो जाता है पुणे जैसे मार्केट के लिए. जरूर जरूर रोहन, आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया कि पुणे का मार्केट पूरे देश की मार्केट से अलग कैसे है. बहुत अच्छे, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर ऑल द इनसाइट्स. एंड आपसे फिर बात करेंगे. पुणे का मार्केट हम ट्रैक करते रहेंगे और होपफुली आपसे फिर से बात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए. और जरूर, यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार.